नमस्कार मित्रों। डायबिटीज को कैसे स्क्रीन करते हैं, कैसे उसको डायग्नोज करते हैं और किस प्रकार से उसे क्लासिफाई करते हैं, यह जानने के बाद आइए आरंभ करते हैं कि किसी डायबिटिक व्यक्ति का मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं। मैनेजमेंट में भी उसकी फार्माकोथेरेपी, उसका ड्रग ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के विषय में हम लोग एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो फार्माकोथेरेपी आरंभ करने के लिए हमें किन किन तथ्यों को ध्यान में रखना होता है और किस प्रकार से किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन का सिलेक्शन किस प्रकार से करना पड़ता है, यह आइए हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सर्वप्रथम इस पहले वीडियो में हम लोग जो डायबिटिक व्यक्ति, टाइप 2 डायबिटीज की मैं बात कर रहा हूं, किसी माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया के साथ हमको दिखाने आता है, अर्थात उसकी प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल बहुत अधिक बढ़ी हुई नहीं है, उसको हम लोग किस प्रकार से डायग्नोज करेंगे और डायग्नोज करने के बाद किस प्रकार से मैनेज करेंगे। तो इसको हम लोग एक केस के माध्यम से समझते हैं। एक 71 ईयर ओल्ड फीमेल जो कि नॉन ओबीज है, अर्थात उसका वजन अधिक बढ़ा हुआ नहीं है, जिसको रिसेंटली डिटेक्ट हुई है अभी डायबिटीज, अभी मालूम पड़ा है, आपने ही डायग्नोज किया है। उसकी प्लाज्मा ग्लूकोज वैल्यू फास्टिंग 161 और आफ्टर ग्लूकोज 195 आई है। 161 और 195 प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल लेके यदि कोई व्यक्ति 71 ईयर ओल्ड फीमेल जो कि नॉन ओबीज है आपके पास आई है, HbA1c 7.4 है, तो आइए समझते हैं कि इनका ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से आरंभ करें। यहां मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इनको कौन सी मेडिसिन देना चाहेंगे। मेटफॉर्मिन, ग्लिमिपेराइड, DPP4 इनहिबिटर, SGLT2 इनहिबिटर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि आज 2020 में हमारे पास एक वैरायटी ऑफ एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं, एंटी डायबिटिक एजेंट्स हैं, और उनमें एक लाभ भी है कि हमारे पास बहुत तरह के चांसेस हैं, बहुत तरह के ऑप्शंस हैं कि हम किसको प्रयोग में लाएं, लेकिन एक कंफ्यूजन भी है कि हम इन मेडिसिन में इस महिला के लिए कौन सी मेडिसिन सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो आपको यह बताना है इनमें से कोई मेडिसिन जो आप इस्तेमाल में लाना चाहेंगे, या आपके दिमाग में कुछ और ऑल्टरनेटिव है, या कोई भी नहीं, आप अभी इसको केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर रखना चाहेंगे। आइए हम इन जो अलग अलग तथ्यों को, इनको हम लोग इनकी विवेचना करते हैं। इस महिला में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे हम इसको कौन सी मेडिसिन दें। सर्वप्रथम उनकी एज 71 ईयर। नंबर 2 उनका वेट, वो नॉन ओबीज है। नॉन ओबीज का अर्थ यह हुआ कि ओबीज नहीं है, मोटी नहीं है, नॉर्मल वेट भी हो सकता है, और एक अंडर वेट के लिए हम लोग लीन या अंडर वेट टर्म यूज करते हैं। तो ये लीन भी नहीं है, बहुत दुबली पतली भी नहीं है, ओबीज ओवरवेट भी नहीं है, ये नॉन ओबीज, बीच में नॉर्मल वेट की। नॉर्मल वेट वालों के लिए शब्द नॉन ओबीज इस्तेमाल किया जाता है। रिसेंटली डिटेक्टेड डायबिटीज है भी इनको, और इनको 161 फास्टिंग 195 पीपी के रूप में माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया है। आइए सबसे पहले एज के विषय में डिस्कस करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को, जैसे इन महिला की एज 71 ईयर है, तो जितनी एज बढ़ती जाती है उतना बॉडी की कई जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं वो कमजोर होते जाते हैं। तो ऐसे में यदि व्यक्ति हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है, यदि उसकी ग्लूकोज लेवल फॉल करती है, तब वह व्यक्ति के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं, बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। किस प्रकार से? यदि कोई एजेड व्यक्ति और हाइपोग्लाइसीमिया इनको होता है, तो उससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना, MI, प्रेसिपिटेट हो सकता है। उससे हार्ट में कार्डियक एरिथमियाज डेवलप हो सकते हैं। उससे एपिलेप्सी, सीजर हो सकते हैं, और वो पेशेंट ऑल्टर्ड सेंसोरियम, कोमा या डेथ तक उनकी हो सकती है। तो ओल्ड इंडिविजुअल्स को हाइपोग्लाइसीमिया से बचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह उनके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो इस प्रकार से एज यदि किसी व्यक्ति की ज्यादा है तो हमें ड्रग सिलेक्शन में हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि उनको हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क बढ़ जाएंगे, साथ साथ एज के साथ हाइपरटेंशन, हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और भी कई तरह की कोमॉर्बिडिटीज हैं, वह भी रीनल डिस्फंक्शन, हेपेटिक डिस्फंक्शन, उनकी संभावना भी अधिक बढ़ जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज। ड्यूरेशन के विषय में हमें यह ध्यान रखना है कि डायबिटीज एक
टाइप 2 डायबिटीज विशेष रूप से प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। जिस समय हमें मालूम पड़ती है, यदि हम यहाँ देखें तो ये जो सेंट्रल लाइन है, ये सेंट्रल लाइन इंसिडेंट लाइन है जहाँ पे हमें डायबिटीज मालूम पड़ी, लेकिन वास्तव में जो उसकी पैथोफिजियोलॉजी है वो बहुत साल पहले, 5, 10, 15 साल पहले से आरंभ हो जाती है। ब्लू कलर की लाइन बताती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि किस प्रकार से व्यक्ति के शरीर में एज बढ़ने से, वजन बढ़ने से, सेंट्रल ओबेसिटी, एब्डोमिनल ओबेसिटी बढ़ने से, फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण से किस प्रकार से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और यह समय के साथ ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता ही चला जाता है। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस के बढ़ने का परिणाम यह होता है कि रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए शरीर और अधिक मात्रा में इंसुलिन उत्पन्न करता है। तो इंसुलिन का लेवल आरंभ में बढ़ता जाता है, जो रेड लाइन से दिखाया है, जिससे कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को, ब्लू लाइन वाले को, ओवरकम कर लेता है। जितना रेजिस्टेंस बढ़ा उतना हमने इंसुलिन ज्यादा बनाई, और ये अतिरिक्त अमाउंट ऑफ इंसुलिन फिर हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल, सामान्य बनाए रखने में सहायक होती है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ता जा रहा है। इसको कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया, ब्लड में इंसुलिन की मात्रा का बढ़ जाना। इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपर इंसुलिनीमिया और ग्लूकोज लेवल नॉर्मल। लेकिन एक हर चीज की सीमा है, शरीर एक सीमा तक इसको सामान्य बनाए रख सकता है। जब हम देखते हैं कि पीक पे पहुंच गया, अब शरीर उससे ज्यादा इंसुलिन का निर्माण नहीं कर सकता, वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक इंसुलिन बनाता रहा, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। तो अब एक समय बीटा सेल कहेंगी अब इससे ज्यादा इंसुलिन मैं नहीं बना सकती। यह वह समय है जब उसके बाद बीटा सेल थक के उनसे इंसुलिन सिक्रीशन घटना आरंभ हो जाता है। यदि इंसुलिन रेजिस्टेंस बना रहा, वेट बढ़ा रहा, फिजिकल इनएक्टिविटी और एज बढ़ती रही, तब इंसुलिन सिक्रीशन घटने की स्थिति में कुछ समय में ग्लूकोज लेवल सामान्य नहीं रह पाता। तो इसके कारण से कुछ समय के बाद जो हमारी वर्टिकल लाइन है वाइट, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते जब इंसुलिन लेवल सामान्य, हमारी आवश्यकता से कम रिलीज हो पाता है, सिक्रीशन कम हो पाता है, तब डायबिटीज होती है। ध्यान दो, यहाँ पर ये जो बेसल लाइन है ये है नॉर्मल इंसुलिन लेवल। जब डायबिटीज मालूम पड़ी तब भी उस समय भी इंसुलिन लेवल ज्यादा है, शरीर ज्यादा इंसुलिन बना रहा है, लेकिन वह इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम नहीं कर पा रहा। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम नहीं करने पाने के कारण भी ज्यादा इंसुलिन बनाकर भी वह व्यक्ति डायबिटिक हो जाता है। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि पीक इंसुलिन सिक्रीशन यहाँ पहुंच चुका था, यहाँ से इंसुलिन सिक्रीशन काफी घट चुका है। तो जब हमें डायबिटीज मालूम पड़ती है उस समय बीटा सेल्स को कहा जाता है दे आर हाफ डेड। बीटा सेल्स की 50% जो मैक्सिमम सिक्रीटिंग कैपेसिटी पहले ही समाप्त हो चुकी है, तब डायबिटीज मालूम हुई। इसके बाद भी इंसुलिन सिक्रीशन लगातार घटता जाता है, अंत में व्यक्ति बिल्कुल सामान्य से भी नीचे इंसुलिन लेवल आ जाता है। तब टाइप 2 डायबिटीज वाला व्यक्ति टाइप 1 डायबिटीज की तरह से, जैसे उसके शरीर में इंसुलिन है ही नहीं, उस तरह से वो बर्ताव करता है। तो यहाँ विशेष बात क्या है, जब हमारा यहाँ पे डायबिटीज मालूम पड़ी इस वर्टिकल वाइट लाइन पे, यहाँ के बाद इंसुलिन लेवल लगातार घटते जाएगी। तो यदि हम इसी समय पेशेंट से डील कर रहे हैं तो अभी भी उसके पास इंसुलिन सिक्रीटरी रिजर्व काफी है। 5 साल बाद इंसुलिन सिक्रीशन कम होगा, 10 साल बाद और कम होगा, 15-20 साल बाद और कम होगा। तो जो न्यूली डिटेक्टेड डायबिटिक्स हैं उनके पास अभी भी ये संभावना है कि पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बन रही होगी। तो हम इस प्रकार से हम ये दवाओं के चयन में ये हमारे लिए मददगारक हो सकता है। वेट ऑफ द पेशेंट, कि उस पेशेंट का वजन कितना है। हम ये जानते हैं कि ओबेसिटी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है। जब ओबेसिटी से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो जितना व्यक्ति ओबीज होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ऐसे लोगों को एक अलग प्रकार की मेडिसिन की आवश्यकता होगी, जो इंसुलिन सेंसिटाइजर, मतलब उनको इंसुलिन और निकालनी नहीं है, उनको उस अतिरिक्त अमाउंट ऑफ इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देनी। जो अंडरवेट पेशेंट है, लीन पेशेंट है, उनमें इंसुलिन सिक्रीशन कंपैरेटिवली कम होता है। जो ओबीज इंडिविजुअल है इंसुलिन सिक्रीशन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। यद्यपि ये इंसुलिन ज्यादा तो है लेकिन वो काम नहीं करती ठीक से। तो इस प्रकार से यदि ओबीज इंडिविजुअल है तो हमें इंसुलिन सेंसिटाइजर देने हैं जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएं। यदि लीन पेशेंट है तो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन वहां पे
जल्दी आवश्यकता पड़ती है इंसुलिन रिलीज कराने वाले इंसुलिन सिक्रीटोगॉक्स की, या बाहर से दी जाने वाली एक्सोजिनस इंसुलिन की। तो इस प्रकार से वेट व्यक्ति का यह निर्धारित करता है कि उस व्यक्ति को हम इंसुलिन सेंसिटाइजर दें या इंसुलिन सिक्रीटोगॉक्स दें, इसकी किसकी संभावना ज्यादा होगी। वास्तव में जब वेट गेन होता है तो सब यह एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसके ये सबकुटेनियस फैट है और अंदर एब्डोमेन में ये विसरल फैट या इंट्रा एब्डोमिनल या इंट्राओमेंटल फैट है। यदि हम किसी व्यक्ति में सबकुटेनियस फैट ज्यादा होता है तो उसमें मेटाबॉलिक रिस्क कम होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जिस व्यक्ति में इंट्रा एब्डोमिनल ओमेंटल फैट ज्यादा होता है उसमें जो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। तो यदि किसी व्यक्ति को पूरी जनरलाइज्ड ओबेसिटी ना हो कि केवल सेंट्रलाइज्ड एब्डोमिनल ओबेसिटी हो, और एब्डोमिनल ओबेसिटी में भी अगर सबकुटेनियस है तो रिस्क कम, इंट्रा एब्डोमिनल है तो रिस्क ज्यादा है, ऐसी ओबेसिटी हो तो उनमें हमें इंसुलिन सेंसिटाइजर्स की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। अब यही चीज बताइए यहाँ पे कि जो सबकुटेनियस फैट है वो रिस्क कम बढ़ाता है, इंट्रा एब्डोमिनल ज्यादा बढ़ाता है, और यदि किसी फैट अगर हमारे ऑर्गन्स में पहुंच गया जैसे लिवर, पैंक्रियास, तो यह मेटाबॉलिज्म को और भी अधिक प्रभावित करता है। वास्तव में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट लिवर में जमा हो सकता है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म खराब करता है, मसल में डिपॉजिट होकर मसल मेटाबॉलिज्म, पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स तक जब पहुंच जाए तो इंसुलिन सिक्रीशन कम कर देता है, ब्लड वेसल्स में पहुंच जाए तो एथेरोस्क्लेरोसिस करा के कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स करा सकता है। तो ये फैट हमारी डायबिटीज का केंद्र बिंदु, जितना अधिक फैट होगा उतना अधिक इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और उतना इंसुलिन सेंसिटाइजर्स की आवश्यकता अधिक पड़ेगी। अब एक फैक्टर है क्वांटम ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, कि ग्लूकोज लेवल कितना है। भाई यह तो स्वाभाविक बात है, ग्लूकोज लेवल जितना ज्यादा होगा मेडिसिन की जो पोटेंसी भी ज्यादा चाहिए होगी, अमाउंट भी ज्यादा चाहिए होगा। माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया के साथ ये महिला आई है, हमें माइल्ड मेडिसिन से भी काम चल जाएगा, और जितना सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया होगा उतनी हमें स्ट्रॉन्गर मेडिसिन की, ज्यादा अधिक पोटेंट मेडिसिन की और उनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से यदि हम इन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए इनकी मेडिसिन का चयन करें तो हम देखेंगे 71 ईयर की एज में हमें वह मेडिसिन सेलेक्ट करनी है जो हाइपोग्लाइसीमिया ना करे, जिनसे ग्लूकोज लेवल लो ना हो। यदि ये नॉन ओबीज हैं, बहुत ओबीज नहीं है, तो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स की जरूरत तो होगी उसमें, और इंसुलिन सिक्रीटोगॉग भी दिया जा सकते हैं, लेकिन इंसुलिन सेंसिटाइजर हर किसी को थोड़ी बहुत जरूरत होती है, इसलिए क्योंकि विशेष रूप से हम भारतीयों में कम फैट होते हुए भी, कम वजन होते हुए भी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो हम लोगों में विशेष तौर से नॉर्मल वेट वाले इंडिविजुअल्स को भी इंसुलिन सेंसिटाइजर्स की आवश्यकता होती है। रिसेंटली डिटेक्टेड डायबिटिक का क्या अर्थ हुआ, अभी इनके अंदर इंसुलिन बनाने की क्षमता काफी होगी, तो हम उस प्रकार की मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं जो बॉडी के इंसुलिन को प्रयोग में लाती है। माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया का अर्थ हुआ कि हम माइल्ड एजेंट्स से भी काम कर सकते हैं। अब इस बैकग्राउंड के साथ समझते हैं कि हम क्या मेडिसिन इस लेडी को दें, और इसके लिए एक प्लान ये बनाया गया, चलो इसको मेटफॉर्मिन आरंभ करते हैं, जो कि बाइगोनाइड है, इंसुलिन सेंसिटाइजर है, और इसको हम लोग स्लोली इंक्रीजिंग डोज में स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, आपने सारे एजेंट्स छोड़ के मेटफॉर्मिन का चयन क्यों किया? आइए इसके एविडेंस क्या क्या है इसकी चर्चा करते हैं। यह है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का फ्लो चार्ट, जो हमको यह बता रहा है, जिसमें हमको यह एक समझाया जा रहा है, यह दिशा निर्देशित गाइडलाइन दी जा रही है कि किस प्रकार से हम अपने डायबिटिक व्यक्तियों को मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें मैनेज करते समय क्या है कि यदि हर व्यक्ति में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का तो हमें प्रॉपर ध्यान रखना ही रखना है। हर व्यक्ति को हमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, लेकिन जो फर्स्ट लाइन फार्मेकोथेरेपी है वो है मेटफॉर्मिन। सबसे पहले किसी व्यक्ति को यदि कोई कंट्राइंडिकेशन ना हो तो पहली मेडिसिन मेटफॉर्मिन, क्योंकि हर किसी के शरीर में जब डायबिटीज होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक बड़ा योगदान होता है। मेटफॉर्मिन एक ऐसी मेडिसिन जिसके अनेकों एडवांटेज हैं,
70 सालों से 70 ईयर्स से हम लोग बाइगोनाइड्स यूज कर रहे हैं। इसका हमें पर्याप्त अनुभव है, टॉक्सिसिटी कम है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कम है और एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। तो वास्तव में अगर हम इसी को एनलार्ज करके दिखाएं तो कहा गया जो फर्स्ट लाइन थेरेपी है वो मेटफॉर्मिन, और ये मेटफॉर्मिन यदि हम किसी व्यक्ति को देते हैं तो हमें स्लोली इंक्रीजिंग डोजेस में देना है। तो आइए देखते हैं इस महिला में हमने कैसे ट्रीटमेंट आरंभ किया। जब ये आई थी तब इनकी ग्लूकोज लेवल 161 और 195 था। हमने उनको 500 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन दिया सस्टेन्ड रिलीज फॉर्म में। सस्टेन्ड रिलीज फॉर्म में मेटफॉर्मिन एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी प्रकार का बॉवेल अपसेट कर सकती है। हाइपर एसिडिटी, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल क्रैम्प, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, किसी भी प्रकार का गैसियस डिस्टेंशन, किसी भी प्रकार का जो बॉवेल डिसऑर्डर है वह मेटफॉर्मिन के द्वारा उत्पन्न हो सकता है। तो इस कारण से मेटफॉर्मिन को जब हम सस्टेन्ड रिलीज फॉर्म में, जिसमें टैबलेट जाती है उसमें से मेडिसिन धीरे 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 रिलीज होती है, वह फॉर्मुलेशन ज्यादा अच्छी होती है बनिस्बत की इमीडिएट रिलीज, जो बॉडी में गई, स्टमक में गई और घुल गई, एकदम से उसने सारी मेडिसिन रिलीज कर दी। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंसुलिन है वो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइन को इरिटेशन करेगी और उससे वो बॉवल सिम्टम्स ज्यादा होंगे। तो सस्टेन्ड रिलीज फॉर्म स्लोली इंक्रीजिंग, जिससे कि वह व्यक्ति मेटफॉर्मिन के प्रति धीरे धीरे अभ्यस्त होता जाए। तो 500 मिलीग्राम देके हमने जब उन्हें 10 दिन बाद बुलाया तो देखा ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा थोड़ा कम हुआ। सामान्य शुगर लेवल होता है 100 फास्टिंग 140 पीपी। हमें यह प्रयास करना है कि हम जितना 100 और 140 के पास जा सकें उतना अच्छा है। तो हमने इनकी मेटफॉर्मिन को सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन को ट्वाइस अ डे कर दिया 1000 मिलीग्राम, 500 मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट, 500 इवनिंग आफ्टर डिनर। अब जब 10 दिन बाद इनको बुलाया तो देखा हाँ ग्लूकोज लेवल और फॉल किया, लेकिन अभी भी हमारे टारगेट से ऊपर है। पेशेंट को कोई गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस नहीं हुआ, तो हमने इनकी टैबलेट को और बढ़ा के 1500 कर दिया। और अब इनको 20 डेज के बाद हमने कॉल किया। जब 20 डेज बाद आई तो 121 और 151 ये वैल्यूज थी। हमें चाहिए 100 और 140। लेकिन ध्यान रहे जितनी एज अधिक होती है उम्र के साथ हम बहुत टाइट कंट्रोल पे नहीं जाते, क्योंकि उतना हाइपोग्लाइसीमिक चांसेस होते हैं। मेटफॉर्मिन के साथ एडवांटेज ये है कि इससे हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, तो हम इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं ओल्ड एजेस में भी, लेकिन डिस्कम्फर्ट भी ना हो और बहुत ज्यादा टाइट जाने की ओल्ड एज में जरूरत कभी कभी नहीं भी होती। तो इसलिए हमने 40 डेज पे जब ये आई 121 151 पे, जो कि हमारी नॉर्मल रेंज के काफी पास आ गया था, तो हमने इनकी मेडिसिन को और अधिक नहीं बढ़ाया। अब अगर हम देख रहे हैं तो 1 महीने बाद जब हमने इस लेडी को बुलाया तो देखा उनकी ग्लूकोज लेवल अपने आप ही 99 और 133 थी। ऐसा क्यों हुआ? बिना मेडिसिन बढ़ाए ग्लूकोज लेवल फॉल क्यों किया? क्योंकि इन्होंने भी कुछ डाइट, कुछ एक्सरसाइज किया होगा जिससे इनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हुई होगी। मेडिसिन से भी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हुई। समय के साथ साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होने से वो मेडिसिन और अधिक इफेक्टिव हो गई। अब हमने इनकी मेडिसिन को रिड्यूस करके 1500 से 1500 से 1000 मिलीग्राम कर दिया, और यह पेशेंट इस प्रकार से बहुत सहजता से कंट्रोल हो गई। तो मित्रों हमने यहाँ पे क्या देखा? किसी न्यूली डिटेक्टेड डायबिटिक व्यक्ति में जो माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया के साथ आया है, जो रिकमेंडेशंस वो कहती हैं कि मेटफॉर्मिन को ड्रग ऑफ चॉइस मानते हुए उसको आरंभ करो स्लोली इंक्रीजिंग डोजेस में, सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन 500, फिर 1000, फिर 1500, फिर 2000, ऐसे ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करें। ऐसे केसेस में वह एजेंट अवॉइड करने चाहिए जो हाइपोग्लाइसीमिया कर सके। ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत आसानी से वह हाइपोग्लाइसीमिक रेंज में पहुंच सकता है। तो सल्फोनिलयूरियाज जैसे मेडिसिन जो कि हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना बढ़ा देते हैं, उनको हमें इन केसेस में अवॉइड करना चाहिए। और माइल्ड केसेस को हम मेटफॉर्मिन को स्लोली इंक्रीजिंग डोजेज में दे के अपने अधिकांश रोगियों को बहुत ही सहजता पूर्वक नियंत्रण में ला सकते हैं। धन्यवाद।